बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्राइम एट 4 प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट का ऑप्टिमम डोज लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम। नमस्कार। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आज प्राइम एट 4 में खास क्या है। आज आपको प्राइम एट 4 में दिखाऊंगा पीएम चले मॉस्को लेकिन करंट क्यों लगा विपक्ष को। ये खबर क्या है, ब्यौरे के साथ आपके सामने होगा। मणिपुर दौरे पर राहुल, बीजेपी का आरोप, हिंसा पर सियासत फुल। खबर पूरे ब्यौरे के साथ। पहाड़ में मूसलाधार बारिश, डूब गया मैदान, कहां से कहां तक मचा त्राहिमाम, यह भी आज खबरों में। बरेली वाले तौकीर रजा के नशीले तीर, क्या मौलाना फिर जुटाएंगे साजिश की भीड़, यह खबर भी प्राइम एट 4 में आपके सामने होगी। लेकिन प्राइम एट 4 में पहले ये हुई ये खबर, मणिपुर दौरे को लेकर विपक्ष का राहुल गांधी पर हमला। वो ये समय राजनीति का नहीं, शांति स्थापित करने का है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा। रविशंकर प्रसाद का बयान, संवेदनशील मामले में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी असम और मणिपुर के दौरे पर हैं। राहुल गांधी इसका राजनीतिकरण करते हैं, वहां मलहम लगाने की जरूरत है। चुनाव खत्म हो गया, दोनों समुदायों को नजदीक लाने की जरूरत है। संसद में क्या हंगामा किया, नई संसद में प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देने दिया, उकसाया उन्होंने मणिपुर पर हमला करें। ये ठीक है क्या? मणिपुर में जो घटना घटी थी उसका आज हम भुगत रहे हैं। वो जो माहौल जो है मणिपुर में, वो सामाजिक सद्भावना का माहौल नहीं है, शांति का वातावरण नहीं है, वहां कोई प्रशासन का नाम ही नहीं है। तो इस पृष्ठभूमि में, इस संदर्भ में एलओपी का जाना, नेता प्रतिपक्ष का जाना वास्तविक है। वहाँ जाकर आग में घी मत डालें, इतना निवेदन है कि वहाँ पर चीज़ें बड़ी मुश्किल से सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है चीज़ें सामान्य करने के लिए, और हालात अब आगे से बहुत बेहतर है और स्कूल खुल गए हैं, ऑफिस खुल गए हैं, वहाँ पर जीवन आज नॉर्मल है। परंतु अपेक्षा करते हैं कि वहाँ जाकर कुछ इस प्रकार का बयानबाजी नहीं करेंगे जिससे आगे चीज़ें खराब हों। और जननायक हैं श्री राहुल गांधी जी, देश की समस्याएं जानते हैं, देश की समस्याएं जानने के लिए निकलते हैं और उसके बाद उन समस्याओं को उचित फोरम पर उठाने के लिए, संसद में उठाने के लिए कटिबद्ध रहते हैं, प्रतिबद्ध रहते हैं। यही जननायक का काम है। कुछ लोगों को पॉलिटिकल टूर करने की आदत हुई है, लेकिन जब बंगाल में शरेआम हिंदू महिलाओं को सड़क पे पीटा जाता हो, शरिया कानून के हिसाब से न उस पे जुबान खुलती है युवराज की, और न कोई बयान देते हैं। 1.25 साल से दहक रहा है, कितनी जानें चली गई, कैसे विजुअल्स हमने देखे, और प्रधानमंत्री जी की तरफ से जिक्र नहीं होता। तो प्रधानमंत्री जी, इस बात का उनको एहसास करना होगा, किसी ने वोट दिया या ना दिया, देश के तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये कह रहा है विपक्ष। और इधर चलते हैं उत्तराखंड, जहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हल्द्वानी में खतरे के निशान पर पहुंच गई है गौला नदी। गौला नदी से छोड़ा गया 28,980 क्यूसेक पानी। निचले इलाकों के लिए जारी किया गया अलर्ट। किनारे पर बसे हुए लोगों से अलर्ट पर रहने की अपील की गई है। हल्द्वानी में पिछले 24 घंटे में 206 मिलीमीटर बारिश हुई। यहाँ ये तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी हैं कि हल्द्वानी पहाड़ों में इस समय क्या स्थिति है। तो न सिर्फ मैदानों में वो जगहें जहां किसी तरह की वाटर स्ट्रीम बनती है मॉनसून के मौसम में, बल्कि पहाड़ों में भी वो तमाम जगहें जहां लैंडस्लाइड का खतरा होता है, इस तरह की स्थितियां बनती हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको देखें और सावधान रहें, क्योंकि वो तमाम जगहें हैं। खासतौर से पहाड़ों का रुख किया जाता है, मैदानों में भी उन जगहों का रुख किया जाता है मॉनसून में, जहाँ खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन कहीं इस खूबसूरती के पीछे कोई खतरा तो इंतजार नहीं कर रहा है, इसका ख्याल रखते हुए। और जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जाहिर है उनके लिए ये आपदा बहुत बड़ी है। ये बात और होती है कि वो लोग जो सैलानी के तौर पर किसी एक जगह का रुख करते हैं, उनको वहाँ की वस्तुस्थिति का वैसा अंदाज़ा नहीं होता। उनके लिए वो एक घूमने वाली, सैर सपाटे वाली जगह होती है, लेकिन वहाँ जाकर वो किसी मुसीबत में ना फंस जाएं, ये तस्वीरें ये ताकीद करती हैं। और अगली खबर ये कि कोटद्वार में जल संस्थान के ऑफिस में जल भराव हो गया। लगातार बारिश की वजह से दफ्तर पानी पानी हो गया। ऑफिस में जल भराव से कर्मचारी और जनता परेशान है, कई फीट गहरे पानी से गुजरने को मजबूर हैं। ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो गया है और इस वजह से ऑफिस में पानी भरा हुआ है। देखिए जरा, ड्रेनेज सिस्टम मॉनसून से पहले उसका मेंटेनेंस कितना जरूरी होता है, और अगर ये ड्रेनेज सिस्टम क्लीन नहीं किए गए, इन ड्रेनेज सिस्टम्स को बारिश के लिए तैयार नहीं किया गया, तो फिर स्थितियां ये होती।
और ऊधम सिंह नगर जिले में कई इलाके पानी में डूब गए हैं। एसडीआरएफ ने बाढ़ में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया है। 110 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। लगातार हो रही बारिश से ऊधम सिंह नगर के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया जा रहा है। स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स की टीम ने अब तक 110 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। बाकी फंसे लोगों का भी बचाव का काम चल रहा है। और अगली खबर हिमाचल प्रदेश से। यहां पर भारी बारिश से मुसीबत बहुत बढ़ गई है। शिमला में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। आपको याद होगा पिछले साल भी हिमाचल प्रदेश ने बहुत बड़ी मुसीबत झेली है बारिश की वजह से, और हालात एक बार फिर से डराने वाले बन रहे हैं। तेज बारिश से पहाड़ से टूटकर मलबा गिर रहा है। शिमला के आईएसबीटी के पास गांव में मलबा घुस गया है। यहाँ ये तस्वीरें आप देखिए, मलबा गिरा, वाटर जो एक बड़ी स्ट्रीम आ रही थी उसके साथ साथ मलबा भी आकर आईएसबीटी के भीतर घुस गया है। यहाँ ये तस्वीरें आपको बता रही हैं। पहाड़ों के बाद मैदानों से आई तस्वीर। बरेली में तेज बारिश में पुल बह गया। पुल ढहने से कई गांवों के आने जाने का रास्ता बंद हो गया। देवरनिया नदी पर बनाया गया था ये कच्चा पुल। तेज बारिश ने बरेली शहर का हाल बेहाल कर दिया है। जलजमाव की वजह से भारी भरकम गाड़ी भी पानी में फंस गई, जिसे लोग धक्का देकर बाहर निकाल रहे हैं। रोड पर कई फीट तक पानी भर गया है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब जरा देखिए इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से। ये देखिए फंसी हुई गाड़ी। खास तौर से वाटर लॉगिंग वाली जगह से अगर गाड़ी निकालना बहुत जरूरी नहीं हो तो गाड़ी नहीं निकालना चाहिए। ये हर बार बारिश के मौसम में एक्सपर्ट्स की तरफ से बताया जाता है। ये भी बताया जाता है कि अगर निकालना बहुत जरूरी हो तो लगातार गाड़ी को रेस में लेकर और छोटे गियर में, पहले या दूसरे गियर में एक्सीलरेटर को लगातार दबाव में रखकर अगर आप निकालेंगे तो एग्जॉस्ट में पानी अंदर नहीं जाने पाएगा, वरना ये स्थिति होगी, गाड़ी बंद हो जाएगी और परेशानियां बढ़ जाएंगी। जलपाईगुड़ी में बारिश के बाद बाढ़ के हालात। उत्तरी बंगाल के कई हिस्सों में जलभराव हुआ। जलमग्न की वजह से परिवारों में संकट आ गया। रेस्क्यू किया जा रहा है। लगातार बारिश से कोरोला नदी उफान पर है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 12 जुलाई तक के लिए अलर्ट जारी किया है। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कूच बिहार के लिए यह अलर्ट साउंड किया गया है। आपको संदेश खाली मामले में क्या हुआ है। बंगाल सरकार को बड़ा झटका लगा है, वो भी सबसे बड़ी कोर्ट से। संदेश खाली मामले में बंगाल सरकार को यह तगड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच रोकने से इनकार कर दिया है। सीबीआई जांच के खिलाफ कोर्ट गई थी ममता बनर्जी। बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट का बंगाल सरकार से बड़ा सवाल है, किसी शख्स को बचाने की कोशिश क्यों हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार किसी शख्स को बचाने की कोशिश में क्यों लगी हुई दिखाई दे रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि आपकी पूरी सरकार एक तो संदेश खाली में कुछ करती नहीं है और फिर आप यहाँ पर याचिका लगाते हैं। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति शाहजहां को बचाने के लिए पूरी सरकार क्यों आ रही है। इससे पता चलता है कि माँ माटी मानुष नहीं, आज केवल बलात्कारी बचाओ, बम ब्लास्ट करने वाले लोगों को बचाओ, भ्रष्टाचारियों को बचाओ, ये तृणमूल कांग्रेस का ध्येय बन चुका है। अगली खबर यह कि दिल्ली में 5000 शिक्षकों के ट्रांसफर पर एलजी ने रोक लगा दी। आतिशी का आरोप है कि एक षड्यंत्र के तहत ये तबादले किए गए थे। आम आदमी पार्टी के दबाव में तबादले वापस लिए गए, आतिशी का कहना है। केजरीवाल सरकार दिल्ली वालों के लिए लड़ती रहेगी, आतिशी का कहना है। केजरीवाल की शिक्षा क्रांति को रोकने की साजिश रची गई थी, इसे लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में अब क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। आतिशी का कहना है कि एक पूरा षड्यंत्र था, हमने आवाज उठाई, दबाव बनाया और इसीलिए एलजी ने यह कदम उठाया। तो आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच क्रेडिट की होड़ है। बीजेपी ने शिक्षकों के तबादले के मनमाने फैसले के लिए आम आदमी पार्टी को ही जिम्मेदार ठहराया, जबकि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली की शिक्षा मंत्री ने उपराज्यपाल के निर्देश का स्वागत करते हुए इसे दिल्ली वासियों को जीत बताया और सामूहिक तबादलों के आदेश के पीछे बीजेपी की साजिश का आरोप लगाया। ये तबादले सिर्फ और सिर्फ एक षड्यंत्र के तहत हुए, दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने के लिए हुए। मुझे खुशी है इस बात की कि जो चाहे वो दिल्ली के टीचरों का संघर्ष हो, माता पिता का संघर्ष हो, हमारा संघर्ष हो, आज भारतीय जनता पार्टी को अपने एलजी साहब के माध्यम से इस ट्रांसफर के आदेश को वापस लेना पड़ा। दिल्ली के बाद यह खबर झारखंड से। झारखंड की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। हेमंत सोरेन सरकार को विश्वास मत हासिल करना है। सरकार के पक्ष में सदन में 45 विधायकों ने वोट किया और निर्दलीय विधायक सरयू राय फ्लोर टेस्ट में तटस्थ रहे। हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस बुरी तरह से फेल हुआ। फ्लोर टेस्ट के बाद सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया। उन्होंने 81 सदस्यीय विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। उन्हें समर्थन में 45 विधायकों का साथ मिला। झारखंड विधानसभा में मौजूदा समय में 76 विधायक हैं।
सत्तारूढ़ जेएमएम और कांग्रेस आरजेडी गठबंधन ने 3 जुलाई को जब हेमंत सोरेन सरकार बनाने का दावा पेश किया था, तब राज्यपाल को 44 विधायकों के समर्थन की लिस्ट सौंपी थी। जितने दिख रहे हैं इनमें से आधे भी आ जाए वापस अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी बात होगी। पूरे देश में लोकसभा के चुनाव में तो इनको चेहरा दिखाई दिया है, अब बचा है राज्यों का चुनाव और बहुत जल्द ये चुनौती और ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ये सीधा हमारे सरकार महागठबंधन के साथ होगा। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर के अंदर और बाहर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दल के विधायकों ने सरकार पर भ्रष्टाचार और युवाओं के साथ वादाखिलाफी का आरोप लगाया। बीजेपी विधायकों ने हाथों में तख्तियां रखी हुई थी जिस पर तरह तरह के नारे भी लिखे हुए थे। यहां पर देख रहे हैं आप वो तख्तियां और नारे। ऐसे धोखेबाज, ऐसे स्वार्थी जो अपने ही लोगों को और अपने ही परिवार को कि भाई वही उनका सर्वश्रेष्ठ सब कुछ है, अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेता को इस तरह बेइज्जत करके निकाल करके खुद आसीन हुए हैं, ये साफ तौर पर दिखाता है कि भाई इन्होंने जो गलतियां की है उसको छिपाने के लिए ही इस सत्ता में बैठे। और दिल्ली के रोड में मोहन यादव कैबिनेट का विस्तार हुआ। रामनिवास रावत को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे रामनिवास। मोहन मंत्रिमंडल में अब मंत्रियों की संख्या 31 हो गई है। मंत्रिमंडल में अधिकतम 34 मंत्री हो सकते हैं। ऐसे में 3 पद अब भी आने वाले दिनों में भरे जा सकते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मुझे जो भी काम दिया जाएगा उसे मैं पूर्ण सत्य निष्ठा से निर्वहन करूंगा। अपनी सरकार में नव नियुक्त मंत्री का लाभ मुझे मिलेगा। मध्य प्रदेश की जनता के लिए उनका अपना संसदीय जीवन लंबा है, उनका अपना अनुभव भी बहुत है। मैं समझ सकता हूं कि पूरे प्रदेश को खास करके हमारे चंबल अंचल में उनकी अपनी गहरी पकड़ भी है और वो क्षेत्र ऐसा आता है जहाँ विकास की बहुत संभावना है। मध्य प्रदेश सरकार उनकी भावना के अनुसार लगातार अच्छे से अच्छा काम करेगी और प्रदेश की सेवा करेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई। माननीय रामनिवास रावत जी ने मध्य प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। एक अनुभवी नेता मध्य प्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी करेंगे, उनको मेरी शुभकामनाएं। रामनिवास रावत विजयपुर सीट से 6 बार के विधायक हैं। दिग्विजय सरकार में भी वो मंत्री रह चुके हैं और इसके अलावा वो पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सामने भी संसद का चुनाव लड़ चुके हैं। प्रदेश की राजनीति में अपना दबदबा बनाने वाले रामनिवास ओबीसी नेता के तौर में बड़ा चेहरा हैं और वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनकी नाराजगी का मुख्य कारण कांग्रेस आलाकमान की तरफ से अनदेखी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष न बनाया जाना भी माना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति से कई मुद्दों पर उनकी बातचीत होगी। भारत रूस शिखर सम्मेलन में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। रूस से ऑस्ट्रिया के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री। पीएम के विदेश दौरे पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। पीएम मोदी आज और कल रूस की यात्रा पर रहेंगे और फिर वहीं से ऑस्ट्रिया जाएंगे। ये 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रिया यात्रा होगी। जानकारों के मुताबिक इस दौरे का मकसद मॉस्को और बीजिंग के बीच बढ़ती कुर्बत को, बढ़ती नजदीकियों को देखते हुए भारत और रूस के रिश्ते को अहम बनाना है और पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को संतुलित करना है। यूक्रेन की वार के बाद, युद्ध के बाद पीएम का पहला विजिट है। अपेक्षा करते हैं कि कई सारे फ्रूटफुल रिजल्ट इसमें से निकलेंगे और जो भारत के हित में होगा वह चीजें निकल कर आएंगी और उसका लाभ भारत को होगा। हमारे युवा रूस के आर्मी में भर्ती हो रहे हैं, यानी कि यहाँ गरीबी है, बेरोजगारी यहाँ है, उनको रोजगार नहीं मिलता, पेपर लीक होता है, कहीं सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं हो पाते, निजी कंपनियों में रोजगार नहीं मिलता और रूस के आर्मी में जाके भर्ती होते हैं 50 लोग। वहां के हमारे दूतावास ने माना है कि 50 युवा रूस के आर्मी में लड़ रहे हैं। हमारे नागरिक हैं और रूस के आर्मी में लड़ रहे हैं और 2 की मौत हुई है। तो क्यों हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री इस पर चुप हैं? और चीन में लगातार बारिश के बाद 10 राज्यों में भारी बारिश से तबाही है। उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट जारी है। 16 राज्यों ने इस समय आईएमडी की अलर्ट के तहत काम करना शुरू किया है। 16 राज्यों के लिए आईएमडी ने जारी किया है अलर्ट। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लेकर पूर्वोत्तर के असम समेत ये रही तस्वीरें, आप देख लीजिए जरा।
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। नीचे आ जाइए स्क्रीन पर, आप बाईं तरफ से शुरू कीजिए महाराष्ट्र, फिर बिहार, आसाम, बीचों बीच ओडिशा और पश्चिम बंगाल। अगर ऊपर और यहां आप ये ना देख रहे हो कि जगह का नाम क्या है, तो आपको तस्वीरें कमोबेश एक जैसी लगेंगी। सब जगह है। ओडिशा हालांकि आप थोड़ा डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि वहां रथ यात्रा आपको दिखाई दे रही है और इस समय आप जानते हैं कि रथ यात्रा कहां चल रही है। उसके अलावा अगर आप देखें तो हर जगह पानी की वजह से त्राहिमाम मचा हुआ है और 10 राज्यों में भारी बारिश कहर बनकर टूटी है। यूपी के पीलीभीत में भी बाढ़ का कहर दिखाई दे रहा है। सैलाब में रेल लाइन की पुलिया बह गई। पुलिया के बहने से रेलवे ट्रैक लटक गया। हालात को देखते हुए रेलवे ने आनंद फानन ट्रेन की आवाजाही को बंद कर दिया है। गजरौला बरखेड़ा रोड पर पुलिया के टूटने से ट्रैफिक भी पूरी तरह से ठप हो गया है, जिसके चलते कई गांवों की कनेक्टिविटी भी टूट गई है। ये देखिए जरा किस तरीके से पुलिया टूटी। नीचे जो पिलर्स होते हैं उन्होंने जवाब दे दिया और रेलवे लाइन यूं लटक गई। ये पीलीभीत से आई तस्वीरें हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं। जो बहुत बुरा हाल हुआ। और यहाँ आप पार्श्व में सुन रहे हैं उन लोगों को भी जो इस वीडियो को बना रहे हैं कि ये तो बहुत बुरा हाल हुआ, और बाकी देखिए हाल कितना बुरा है। और अब आप समझ सकते हैं कि इससे आवाजाही पर और आसपास के इलाकों से कनेक्टिविटी पर कितना बड़ा असर पड़ा हो। और इधर मुंबई में क्या हो रहा है? मुंबई में भारी बारिश से हाल बेहाल है। रायगढ़ में बादल फटने जैसी बारिश हुई है। पानी के तेज बहाव में पर्यटक फंस गए हैं। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखाने वाला हूं मुंबई के रायगढ़ की हैं, जहां बादल फाड़ तबाही हुई है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं ऐसी बारिश जैसे बादल फट गए हों। अचानक आए इस सैलाब में कई पर्यटक भी फंस गए। कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया। यहां देखिए रायगढ़ से आई तस्वीरें, मुंबई के करीब रायगढ़ से आई तस्वीरें। यहां पर मूसलाधार बारिश और बारिश में फंसे पर्यटक। इस समय ऐसी तमाम जगहें जहां मॉनसून के बाद जाहिर है वहां जाना टेम्पटिंग होता है, हरियाली वहां की बहुत आकर्षक होती है, लेकिन वहां से जहां से पानी के आने का अंदेशा हो वहां से लोगों को दूर ही रहना चाहिए। सुरक्षित दूरी अगर बनाकर नहीं रखी गई तो हम देख रहे हैं साल दर साल किस तरह से बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। और मुंबई वालों को मुसीबत का डबल डोज मिला है। एक तो बीती रात से बारिश की वजह से मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लग गया और अब हाई टाइड भी मुंबईकरों को डरा रहा है। आप जानते हैं हाई टाइड एक ऐसी अवस्था है जो असल में लूनर मूवमेंट से कंट्रोल होती है और यहां बड़ी बड़ी लहरों की वजह से जो शहर के भीतर का पानी है वो समुद्र में वापस नहीं जा पाता और अंदर वाटर लॉगिंग की भारी समस्या हो जाती है। मुंबई में बारिश के साथ हाई टाइड में समंदर में ऊंची ऊंची लहरें और ऊंची ऊंची लहरों की वजह से न सिर्फ वहां जाहिर है आसपास रहने वाले लोगों के लिए खतरा, मछुआरों के लिए खतरा, बल्कि खतरा ये भी कि शहर से समुद्र की तरफ जाने वाला पानी का रास्ता इससे बंद होता है और वाटर लॉगिंग की वजह से शहर की हालत खराब हो जाती है। और यहीं आपको इन तस्वीरों में यही दिखाई दे रहा है। बोरीवली हो, वो कांदीवली हो, सांता क्रूज हो, विले पार्ले हो, परेल, वर्ली, दादर, किंग सर्कल हो, माटुंगा या फिर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सब जगह इस बारिश और हाई टाइड की वजह से क्या असर हुआ है शहर के ऊपर वो आपको दिखाई दे रहा है। और अब आपको बताते हैं कि मुंबई में बारिश ने 6 घंटे में जो रिकॉर्ड तोड़ा है वो किस तरीके का रिकॉर्ड टूटा है। सांता क्रूज में कितनी बारिश हुई है? 161 मिलीमीटर, कांदीवली 120 मिलीमीटर, अंधेरी 120 मिलीमीटर, कुर्ला में 101 मिलीमीटर की बारिश, मरीन ड्राइव में 101 मिलीमीटर, विले पार्ले में 138 मिलीमीटर, दादर में 96 मिलीमीटर, मीरा रोड में 151 मिलीमीटर, चैम्बूर में 157 मिलीमीटर, गोरेगांव में 125 मिलीमीटर। और ये भारी बारिश यहां जो मैं आपको बता रहा हूं ये बताने के लिए काफी है कि जो तस्वीरें आपने देखी वो असल में ऐसी क्यों बनी हुई हैं। कभी ना थमने वाली महानगरी मुंबई थमी हुई है। बारिश की जबरदस्त मार पड़ी है। मुंबई त्राहिमाम दिखाई दे रहा है। सड़कों से लेकर रेलवे ट्रैक और हाईवे से लेकर सबवे तक सब पानी में डूबे हुए हैं। महज 6 घंटे की बारिश ने मुंबई को ईस्ट से लेकर वेस्ट तक पूरी तरह पानी पानी कर दिया है। मुंबई के हर कोने से जल भराव की तस्वीरें आ रही हैं। बीती रात से सुबह तक हुई 6 घंटों की बारिश ने मुंबई को थाम कर रख दिया है। सड़कें जलमग्न हैं, रेलवे ट्रैक डूबे हुए हैं, सबवे में पानी है, स्कूल कॉलेज बंद हैं, हाईवे जाम है, पेड़ कई जगह पर टूट कर गिरे हुए हैं, लोगों को खासी परेशानी हो रही है और कभी न रुकने वाली